तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉर्क क्या होता है और टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉर्क से। सबसे पहले देखते हैं ये टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, देखिए दोस्तों, इट इज़ अ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ठीक है, फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना उसको ही टॉर्क बोलेंगे हम। जैसे कि सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए एक रॉड है, मान लेते हैं ये एक रॉड है जो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, और अगर आपने इस पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया एफ। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा ना, उस रोटेशनल इफेक्ट को ही टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो टॉर्क है ये टॉर्क टाउ लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, इसको टाउ बोलते हैं, ग्रीक लेटर है। तो टॉर्क जो है टाउ लेटर से दिखाया जाता है। अब दोस्तों जितना ज़्यादा टॉर्क होगा, टॉर्क की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर टॉर्क की वैल्यू कम होगी तो रोटेशनल इफेक्ट की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर और एफ का। ठीक है, तो ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होगा टॉर्क का। ठीक है, जिसमें आर क्या होता है दोस्तों, देखिए आर क्या होता है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से। ठीक है, ये होगा वेक्टर आर, और वेक्टर एफ मतलब ये फोर्स। ठीक है, तो दोस्तों वेक्टर फॉर्म में तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन टॉर्क की वैल्यू निकालनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर देखिए स्केलर फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसको निकालना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। वेक्टर आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑलरेडी क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टाउ मतलब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आप बोल सकते हो इसका स्केलर जो फॉर्म है ना। ठीक है, स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसमें आर की कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। एफ मतलब ये फोर्स की वैल्यू, और थीटा मतलब जो दोस्तों यहाँ पे वेक्टर आर है और वेक्टर एफ है, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप इसको एक्सटेंड यहाँ पे करोगे और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल दोस्तों 90 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए थीटा की वैल्यू 90 है। थीटा क्या होता है, एफ और आर के बीच का एंगल। ठीक है, तो दोस्तों टॉर्क को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं आपके पास देखिए यहाँ पर एक डोर है, एक दरवाज़ा है जिसको आप ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं ये वो दरवाज़ा है जिसको आप ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, ऊपर से ऐसे दिखेगा ना, ये दरवाज़ा है मान लेते हैं, देखिए ये जो है ये दरवाज़ा है। ठीक है, जो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आप ऊपर से दिखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इस दरवाजे पे, ये दरवाजे की जो ये लेंथ है मान लेते हैं 2 मीटर, इतनी ज़्यादा होती नहीं लेकिन एज्यूम करते हैं हम लोग 2 मीटर है। ये जो लेंथ है एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर 2 मीटर है। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आप लगा रहे हो 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स है ये। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप बताओ, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है। एफ की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, और आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं। सो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 2 हो जाएगा ये 20। और टॉर्क का यूनिट क्या होगा दोस्तों, देखिए आर इंटू एफ, फोर्स न्यूटन, रेडियस मीटर में, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो 20 न्यूटन मीटर होगी। ठीक है, अब एक और दूसरी केस देखते हैं। डोर वही है, एज्यूम करते हैं डोर जो है देखिए वही डोर है ये। ठीक है, वही दरवाजा है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। ठीक है, लेकिन अब आपने फोर्स जो लगाया है वो यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगाया है, 1 मीटर पे लगाया है, यहाँ से 1 मीटर पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपने फोर्स अब यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, फोर्स उतना ही है 10 न्यूटन। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, इस पर्टिकुलर केस के लिए देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आर, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है ना। ठीक है, ये 1 मीटर पे आपने फोर्स लगाया, तो आर की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 10। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 हो जाएगा, 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 20 न्यूटन मीटर, सॉरी 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की वैल्यू आ रही है 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा है तो यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा होगा। आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, आप दरवाजे पे यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो दरवाजा का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। सेम फोर्स लगाना है आपको, और उतना ही फोर्स अगर आप अंदर लगाते हो तो रोटेशनल इफेक्ट कम दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कम है। ठीक है, यहाँ पे उतना ही फोर्स लगाने पर रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है। यहाँ पे उतना ही फोर्स लगाने पर आपको क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट कम दिखेगा क्योंकि टॉर्क कम है। ठीक है, अब दोस्तों एक और केस देखते हैं। मान लेते हैं देखिए वही डोर है, डोर वही है। ठीक है, ओके, जिसकी लेंथ कितनी है देखिए यहाँ पर 2 मीटर है। ओके, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो दोस्तों, अब आप जो फोर्स लगा रहे हो इस पॉइंट पे लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना लगा रहे हो, उतना ही फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन। तो अब बताइए दोस्तों क्या यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो दरवाजा रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है। कैसे आ रही है टॉर्क की वैल्यू 0, देखिए यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो 2 मीटर हो जाएगी,
एफ की वैल्यू तो 10 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, एफ और आर के बीच का एंगल। यहाँ पे आर क्या है देखिए, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आर इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में, देखिए दोस्तों यहाँ पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 आ जाएगा, साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो साइन 180 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो दोस्तों जीरो होगी, 0 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने टॉर्क क्या होता है इसके बारे में बात की थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जो टॉर्क होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटी सी एनालॉजी देखते हैं, ठीक है। एनालॉजी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये एनालॉजी किसके बीच में है दोस्तों, ये एनालॉजी है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच, ठीक है। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन के टर्म्स और रोटेशनल मोशन के जो टर्म्स हैं उनके बीच क्या सिमिलैरिटी है। जैसे दोस्तों लीनियर मोशन में होती है लीनियर वेलोसिटी, वैसे रोटेशनल मोशन में क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मोशन में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम एस लेटर से दिखाते हैं, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे दोस्तों लीनियर मोशन में होता है लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हम अल्फा लीटर से दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों लीनियर मोशन में जो सिग्निफिकेंस मास का है वो रोटेशनल मोशन में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, और इसको हम इनिशियल, ये चैप्टर के इनिशियल जो वीडियोज है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों लीनियर मोशन में जो सिग्निफिकेंस है फोर्स का, वो रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क का, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, लीनियर मोशन में जो सिग्निफिकेंस लीनियर वेलोसिटी की होती है, वो सिग्निफिकेंस रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की होती है। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में मास, रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल मोशन में दोस्तों टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। रोटेशनल मोशन में फोर्स की वजह से नहीं, टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। लीनियर मोशन में जो फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो रोटेशनल मोशन में दोस्तों ये जो तीन टर्म्स हैं, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बीच क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ये रिलेशन होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। यहाँ पे जो रिलेशन है फोर्स, मास, एक्सेलरेशन के बीच, वैसा ही रिलेशन यहाँ पे होगा टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा ताकि आप एग्जांपल्स को सॉल्व कर सको, और अगर थ्योरी एग्जाम है तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें और ध्यान में रखनी होंगी जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जैसे ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये हमें पता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन है, s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। और a और अल्फा के बीच क्या रिलेशन है दोस्तों, a इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए r इंटू अल्फा, ये रिलेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इसको प्रूव कर सको। तो दोस्तों ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं ये वो ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशन में ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये वो ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं रोटेट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, आप ऐसे यहाँ पे भी दिखा सकते हो अल्फा। और ये जो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं पहला पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो सारे पार्टिकल्स हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, ये मान लेते हैं n नंबर का पार्टिकल है जिसका मास है mn, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पहला पार्टिकल है इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है इसका ये r1 है मान लेते हैं, और ये सेकंड पार्टिकल जो है इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r2 है, और ये लास्ट पार्टिकल जो है इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं rn है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों 3 डायमेंशनल डायग्राम हुई। एग्जाम में आपको 2 डायमेंशनल डायग्राम निकालनी है, आपके बुक में भी 2 डायमेंशनल डायग्राम निकाली है, ठीक है। तो इसी डायग्राम को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट, वो डायग्राम निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यही ऑब्जेक्ट ऊपर से देखने पर देखिए आपको ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस आपको एज अ डॉट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिखेगा, लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हो क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे यहाँ पर रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये है पहला पार्टिकल जिसका मास है m1, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और ये लास्ट पार्टिकल है मान लेते हैं जिसका मास है mn, ठीक है। ओके, अब ये जो पार्टिकल है इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो r1 है, ये पार्टिकल का यहाँ से जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो r2 है, और ये जो पार्टिकल इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं rn है, ठीक है।
तो जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट होगा, ठीक है। उस टाइम पे मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये फोर्स लग रहा है F1, ये पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, और ये जो पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं वो Fn है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पार्टिकल है इस पार्टिकल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क ऑन मास m1, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टाउ 1 बोलेंगे ना उसको हम, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें पता है दोस्तों देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है R इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, R1 F1 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए 90 है, तो साइन थीटा को आप इग्नोर कर सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो टॉर्क ऑन मास m1 क्या होगा यहाँ पर देखिए R1 F1 इंटू साइन थीटा, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। तो दोस्तों टाउ 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर R1 इंटू F1, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो F1 है उसकी जगह पर आप मास इंटू एक्सेलरेशन पुट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर आपको देखिए R1 इंटू F1 की जगह पर आप क्या पुट करोगे, M1 इंटू A1, A1 है लीनियर एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन है A1, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें टाउ 1 के लिए क्या इक्वेशन मिला है, R1 M1 A1, ठीक है, इज इक्वल टू R1 M1 A1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और अल्फा के बीच क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो A1 है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, R इंटू अल्फा पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखिए टाउ 1 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, टाउ 1 विल बी इक्वल टू R1 M1, ठीक है। A1 की जगह पर हमें क्या पुट करना है, R इंटू अल्फा, तो R क्या होगा यहाँ पर R1, और अल्फा मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहे हैं, तो सारे पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फा पुट करेंगे, अल्फा 1 नहीं लेना है, अल्फा पुट करेंगे, ठीक है। तो टाउ 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, ओके। टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू दिस मच। तो दोस्तों इस पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, देयरफॉर टाउ 2 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, R2 M2 R2 R2 M2 R2 इंटू अल्फा, ठीक है। वैसे ही दोस्तों n नंबर का जो पार्टिकल है इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, Rn Mn Rn इंटू अल्फा, ये Rn स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको बाद में करेंगे हम, ठीक है। इसी स्टेप में करना चाहिए था लेकिन ठीक है बाद में करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो दोस्तों ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क हमें मिल चुका है, ये पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क हमें मिल चुका है, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क हमें मिल चुका है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लगने वाला जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या होगा, टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स है वहाँ पर उन सारी की सारी क्या होगा, उन सारी के सारे टॉर्क का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एडिशन हमें सिंपली करना है। तो दोस्तों देखिए टोटल टॉर्क के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा हमें यहाँ पर देखिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन प्लस टाउ n, ठीक है। टाउ 1 की वैल्यू क्या है, R1 M1 R1 अल्फा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ओके। तो इसको हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम M2 R2 स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, टाउ 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन, यहाँ पे क्या होगा ये Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब ये सारे के सारी जो टर्म्स हैं इसके अंदर अल्फा कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन लेंगे, तो इसको कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये जो अल्फा है इसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों देखिए यहाँ पर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये M1 R1 स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, M1 इंटू R1 स्क्वायर क्या होता है, ये हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I1 M2 R2 स्क्वायर मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 प्लस Mn Rn स्क्वायर मतलब क्या होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर सो ऑन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया In इंटू अल्फा। तो ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ऐड करेंगे इस एक्सिस के अबाउट तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा I, और ये बचेगा यहाँ पर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल टॉर्क क्या होगा टाउ, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टोटल टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, ये रिलेशन यहाँ पर प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो फाइनली इट्स प्रूव्ड, ठीक है, ओके।